प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे अगला पाठ जिसका नाम है स्ववृत्त। इसको बोलते हैं बायोडाटा। इसमें व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है, पूरा बताया जाता है कि उसने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, वो कैसा अनुभव रखता है, किस प्रकार की उसकी शिक्षा के अलावा रुचियाँ हैं, अनुभव है। ये सारी बातें इसमें आती हैं एक के बाद एक क्रमानुसार। स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। कैसे हम आवेदन पत्र लिखेंगे, कैसे बायोडाटा तैयार किया जाता है। ये जो बायोडाटा है ये रोजगार के लिए जो है तैयार किया जाता है, नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा कही गई है ये बात। हिंदी के साहित्यकार हैं वो। इस पाठ में हम पढ़ेंगे स्ववृत्त की विशेषताएं, स्ववृत्त का रूप आकार, स्ववृत्त की प्रस्तुति, विविध सूचनाओं का ब्यौरा, स्ववृत्त और आवेदन पत्र। विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का सपना देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, कहीं कुछ वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसी हकीकत में बदलने का प्रयास। यानी कि जो हम कल्पनाएं रचते हैं, स्वप्न देखते हैं, उनको हकीकत में बदलने का जो प्रयास है विद्यार्थी जीवन में ही किया जाता है। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है, परिणत होता है पूर्णता, संपूर्णता को प्राप्त करता है। और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंदर प्रवेश का अरमान संजोए, अरमान होता है इच्छाएं। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी वैसा ही प्रतीक्षारत विद्यार्थी है, प्रवेशार्थी है। यहाँ पर जो है नरेंद्र के माध्यम से बताया गया है कि हम नौकरी के लिए किस प्रकार स्ववृत्त तैयार करेंगे। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। इस दिशा में पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है, यानी कि पूरी मेहनत कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी, बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित उहापोह होता है द्वंद्व के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला, फिर वही डाक के 3 पात, अर्थात वही परिणाम रहा जो पहले रहता था, वही नकारात्मक उत्तर। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए हैं। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है। नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा। जख्म ताज़ा ताज़ा था। फट पड़ना होता है अपनी सारी बातें कह देना। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि
मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। कंपनी के अंदर जा कर के वहाँ के अधिकारियों के साथ सवाल जवाब करना होता है साक्षात्कार। मगर उसकी नौबत ही नहीं आती, या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फब्तियाँ होता है ताने, फब्तियाँ सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, बेटे ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवार की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास सवरितों का ढेर लग जाता है। कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 सवरित आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार सवरित के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र चकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। सवरित के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है, यानी कि उनको नकारात्मकता ही हासिल होती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों। चूंकि उनके सवरित अच्छी तरह से बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करें। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना सवरित सुंदर और आकर्षक बनाए। चाचा जी जारी रहे, एक सवरित की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा सवरित नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। सकारात्मक होता है पॉजिटिव, अच्छी। एक अच्छा सवरित किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ सवरित निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा सवरित ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर सवरित कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना सवरित ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है मेरे सवरित में? चाचा जी ने सवरित पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा। फिर बोले, तुम्हारा सवरित सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और इसलिए यह कह सकता हूं कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा सवरित इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना सवरित दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी।
वह बोला, चाचा जी, क्या आप अच्छा सवृत बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूं? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया है कि सवृत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। ये प्यारे बच्चों एक 2 या 3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। सवृत होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो बताना है। सवृत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन से या प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। और इससे आगे आएगा वो बातें भी इसी में लिखी जाएंगी। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, यह तो गागर में सागर वाली बात हुई। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, सवृत में 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार, दूसरा पक्ष नियोक्ता। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। इसलिए सवृत में वही सूचनाएं डाली जाती हैं या जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, उनमें पहली तो यह है कि सवृत में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवार के चयन का खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। कलई खुलना होता है सच्चाई सामने आ जाना या पोल खुलना, मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में तुम कंजूसी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं यानी कि मजबूत पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा, चाचा जी, सवृत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सवृत में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या सवृत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है? चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सवृत न तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो न ही ज़्यादा छोटा। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक ज़रूरी चीज़ें आने से रह जाएंगी। दूसरी ओर यदि लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर होता है गुण, तो बता ही सकते हैं। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना सवृत भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में सवृत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि सवृत 2-3 पृष्ठ से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है उनका सवृत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो,
एक और बात, सवरित साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती हैं। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया। चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि सवरित व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए? चाचा जी अपनी अनुभव सिद्ध वाणी में बोले, बेटे, सवरित सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह होता है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्येतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। कहने का आशय है कि अच्छा सवरित जो है प्रवाहमयी और अनुशासित होना चाहिए। प्रवाह में प्रारंभ कहाँ से होएगा? व्यक्ति परिचय से, और उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्येतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों से गुजरता हुआ अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। ये विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। सवरित के जो ये अव्यय मैंने तुम्हें बताए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं। आवश्यकता अनुसार इनमें फेरबदल किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि तथा माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहां एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्म तिथि के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, चाचा जी, व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए। यानी कि ये बातें सिलसिलेवार आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सवरित लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। सभी इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके उनको याद करेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक सभी ये अपना काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।